बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ यूनिट 2 के। स्टूडेंट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के न्यूमेरिकल को जुलाई के एंड तक कंप्लीट करवा दूं। मेरी पूरी कोशिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 11 मतलब फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को कंप्लीटली सॉल्व करवा चुका हूं। तो अब बारी है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने की। तो इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश है कि यूनिट 2 के जितने न्यूमेरिकल है आज जल्दी से सॉल्व करवा दूं। तो उनमें से पहला न्यूमेरिकल जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट, पहले न्यूमेरिकल में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसमें सिंपल से बोला जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जब वो और इनिशियल वेलोसिटी बताई जा रही है उसकी दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहे हैं कि जब वो 80 मीटर की हाइट पे पहुंचता है तो वो एक पैकेज को ड्रॉप करेगा। अब बताओ उस पैकेज को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बस ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आए जरा समझते होगा क्या, जल्दी से देखिएगा। उसने जब ये हेलीकॉप्टर इस पैकेज को 80 मीटर की हाइट पे जाके ड्रॉप करेगा तो आपको क्या लगता है कि ये पैकेज सीधा का सीधा नीचे आ जाएगा? उसमें ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है। अगर ये हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता 80 मीटर की हाइट पे रुका हुआ होता और अगर ये पैकेज ड्रॉप करता तो उस वक्त पैकेज सीधा नीचे आता। लेकिन इस हेलीकॉप्टर ने ऊपर जाते हुए 80 मीटर तक पहुंचा तो उसने ऊपर जाते हुए ही उसने पैकेज को ड्रॉप किया स्टूडेंट। तो याद रखिएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी के साथ 12 मीटर पर सेकेंड, तो उसी के अंदर पैकेज है तो पैकेज भी 12 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जा रहा होगा। अब जब उसे ड्रॉप किया जाएगा तो स्टूडेंट उसके पास मोमेंटम होगा स्टूडेंट, क्योंकि मोशन है। और जब मोमेंटम है तो स्टूडेंट जैसे ही वो पैकेज ड्रॉप किया जाएगा तो वो पैकेज डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, वो पैकेज थोड़ा सा मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा स्टूडेंट। कहां तक जाएगा? थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा तो स्टूडेंट ये वापस फिर आएगा नीचे। समझ में आ रही है बात? तो अब उसने होगा क्या? अब हमसे क्या मांगा? अब हमसे मांगा कि ये पैकेज जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। सबसे पहले तो पैकेज जैसे ही ड्रॉप किया जाएगा तो ये पैकेज जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर यहां से लेके वापस नीचे आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें पहले ये निकालना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहां से लेके यहां तक जाने में इस ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा, दैट इज कॉल्ड T1। ये वो टाइम है जो इसे ऊपर जाने में लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा। और उसके बाद इस मैक्सिमम हाइट से वापस जमीन तक आने में जो टाइम लगेगा उसे हम कह देंगे T2। तो अगर आप गौर फरमाए स्टूडेंट, गौर फरमाए तो यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, टोटल दो मोशन। एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें दोनों मोशन को अलग अलग डिस्कस करना होगा। तो दोनों मोशन के लिए अलग अलग डेटा भी बनेगा, मतलब डेटा एक ही होगा लेकिन अपवर्ड मोशन के लिए डेटा अलग बनेगा और डाउनवर्ड मोशन के लिए डेटा अलग बनेगा। पहले हम अपवर्ड मोशन को डील कर रहे हैं तो पहले अपवर्ड मोशन को समझ लेते हैं। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, इस पैकेज को इस पॉइंट पे ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी यहां लिखता जा रहा हूं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी किसकी? इनिशियल वेलोसिटी किसकी होगी? पैकेज की। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होगी जरा देख लीजिएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी VI कितनी होगी? जितनी ही हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्टूडेंट होगा क्या? ये पैकेज ड्रॉप किया, ये ऊपर जाता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो थोड़ी देर में रुकता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। तो इस हिसाब से उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाती है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी
दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T1। पहले चीज T1 निकालेंगे। उसमें यहां तक की बात क्लियर। आए जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन में हम किसके लिए काम कर रहे हैं, पहले फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन। तो उसमें जरा सोचिएगा जरा करना क्या है। उसमें हमें तो निकालना है टाइम, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। उसमें टाइम निकालना है तो हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। कितनी है, पहली इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, S इज इक्वल टू ViT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी कौन सी है, 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है स्टूडेंट, कौन सी इक्वेशन को हम यूज करें। पहली बात हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम। तो इस वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो ये क्या हो गई, कैंसल हो गई। उसके बाद इसको देखें जरा, सेकंड इक्वेशन को। क्या मैंने आपको बताया कि ये कितना ऊपर गया था, तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो यहां तो मुझे पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, तो डिस्टेंस नहीं पता। तो जब डिस्टेंस नहीं पता तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, कैंसल। बची कौन सी, बची पहली वाली। तो यहां पे लगेगी स्टूडेंट बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे हम यूज करेंगे स्टूडेंट किसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने जा रहा हूं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस का AT। चले भाई, अब क्या करेंगे, जल्दी से हम क्या करेंगे, Vf कितना है, Vf 0 है, Vi कितना है, Vi 12 है, और प्लस अब आपको बता दूं अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा -9.8 के बराबर हो जाएगा। और आ गया T। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। मैं शो करवा देता हूं डेटा के अंदर कि जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा किसके, -G के। चले भाई अपवर्ड मोशन के लिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले जल्दी से। तो ये हमारा माइनस की टर्म में उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म इज इक्वल टू 12। हमें T चाहिए, तो यहाँ पे 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसे मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूं तो बता देगा कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तो आंसर आ गया स्टूडेंट 1.224 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट यहां जाके स्टूडेंट हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। अब ये कौन सा टाइम है, दैट इज T1। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 1, क्या लगा देंगे 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, T1 आ गया। ये वो टाइम है स्टूडेंट जो लगा होगा इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ड्रॉप हुआ तो इससे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हमें बताना है। तो उसने अभी तो हमने फिलहाल T1 कैलकुलेट किया, और अब हमें कैलकुलेट करना है T2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल टाइम। अब स्टूडेंट सुनिएगा, T2 निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है, T2। सुनते जाइएगा बात। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता है, आपको देखिए यहां से लेके जमीन से लेके यहां तक की हाइट तो पता है, दैट इज 80 मीटर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है। क्या हम ये निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब हमें ये तो पता है ना कि यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो तो ये है। तो अब हम ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है। क्यों करनी है, करनी इसलिए ताकि हमें ये टोटल हाइट पता चल जाए, और इसकी मदद से हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, करने क्या जा रहे हैं, करने जा रहे हैं अब हमें चाहिए क्या, अब हमें हाइट चाहिए। क्या चाहिए, हाइट। अब हाइट कौन सी है, इसको हम कह देते हैं, आप जो भी H1 कहते हैं या H कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लिख देते हैं H। किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर H। स्टूडेंट किसको यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस होता ही नहीं, उसे काट दे प्यार से। उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस है, और थर्ड इक्वेशन में तो आप कोई सी भी यूज कर लें, कोई सी भी यूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये कि थर्ड वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो थर्ड वाली इक्वेशन को भी काट देंगे, बची कौन सी, सेकंड। तो हम यहाँ यूज करेंगे किसको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, बाय यूजिंग
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देख लूं कि स्टूडेंट क्या आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सही नजर आ रहा है, चले भाई। स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? S, और ये S को मैंने क्या बोला हुआ? H। चले भाई, वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12। और इसके बाद टाइम यहाँ पे T1 कर दें, तो टाइम कितना लगा? 1.224, तो ये आ जाएगा 1.224 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सीलरेशन किसके बराबर होगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा? 1.224, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब जरा अपना कैलकुलेटर उठाया स्टूडेंट्स, और सारी वैल्यू को जरा पुट कर दें तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूं उसको। सो यहाँ स्टूडेंट्स, यहां जाके हमारी अपवर्ड मोशन की कहानी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने H1 कैलकुलेट, मैंने इसको H1 का नाम दे दिया। तो ये H1 मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट, आपने भी कर लिया होगा। तो वैल्यू निकल गया 7.346, और यूनिट आएगा मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने क्यों कैलकुलेट किया? ताकि हमें यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट पता चल जाए। अब हमें पता चल गया कि यहां से लेके यहां तक की हाइट है 7.346, और यहां से लेके यहां तक की हाइट थी 80। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास हाइट निकल के आ गई 87.346 मीटर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डाउनवर्ड मोशन को, और डाउनवर्ड मोशन के जरिए हम निकालेंगे T2। क्या निकालेंगे? T2। और टोटल टाइम के लिए दोनों का सम कर देंगे प्यारा तरीके से स्टूडेंट। इसे नोट करें, उसके बाद हम डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आए जरा अब डिस्कस कर लेते हैं डाउनवर्ड मोशन को। तो आए जरा स्टूडेंट यहाँ देखें। अब स्टूडेंट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये पहुंच चुका है मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम हाइट पर हमने बोला था कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी। लेकिन अब सुनिएगा, अब हम लोग डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अब स्टार्ट यहां से होगा, तो अब ये कहलाएगा इसका इनिशियल पॉइंट, और ये कहलाएगा अब इसका फाइनल पॉइंट। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब फाइनल वेलोसिटी जो थी वो इसके लिए थी, अपवर्ड मोशन के लिए, और अब डाउनवर्ड मोशन के लिए ये जो फाइनल वेलोसिटी है, अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो अब डाउनवर्ड मोशन के लिए ये इसकी कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ हम लिख देंगे वी आई जो है डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। बेहतरीन हो गया। अब स्टूडेंट दूसरी चीज, अब यहाँ पे सुन तो यही का कहानी। अब स्टूडेंट यहाँ पे वी आई तो हमें पता चल गया, फाइनल नहीं पता हमें, फाइनल नहीं पता। अब हमें एक और बात पता है, हमें पता है क्या? टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे वो हमें पता है। तो हम वो लिख देते हैं H। तो H हमें पता है, दैट इज कितना कवर किया था? 87.356 लगभग था, देख लूंगा मैं। तो 87.346 मीटर, वो देख लूंगा मैं, कंफर्म कर लूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलो भाई, ये आ गया। क्या और कुछ पता है हमारे को? तो आप बोलेंगे सर नहीं। अब हम निकालेंगे क्या यहां से? हम यहां से निकालेंगे क्या? यहां से हम निकालेंगे T2, और एक्सीलरेशन किसके बराबर होगी? एक्सीलरेशन बराबर होगी किसके? G के बराबर होगी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी। आई होप यहां तक की बात क्लियर, डेटा कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारी इस कंडीशन पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? आइए जरा देखते हैं। पहली चीज हमें टाइम निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब बचे ये दोनों। अब हमने देखा कि हमारे पूरे डेटा के अंदर फाइनल वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर है, तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई? कैंसिल। बची कौन सी? बची सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आए था इसको अप्लाई करता। स्टूडेंट S किससे रिप्लेस हो जाएगा? S रिप्लेस हो जाएगा S से। वी आई दैट इज 0। टाइम हमें नहीं पता, वो तो निकालना है, दैट इज T2। टाइम क्या होगा? दैट इज T2। चले भाई,
यहां से नहीं करते हैं। उसके बाद प्लस प्लस हाफ, एक इसके बराबर हो जाएगा 9.8 के, और टाइम अपनी जगह पर टी का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। वैसा करें आप 9.8 की जगह जी लिखते हैं डायरेक्ट, सही है ना। अभी हम सही कर लेंगे उसको। आगे जरा स्टूडेंट देखिएगा, अब h की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज 87.346 इज इक्वल टू 0 T2 था, खत्म, 0 बचा हाफ, जी हमारे पास किसके बराबर है 9.8 के, और बचा टी का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 87.346 से जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और 9.8 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड होगा, और ये बराबर आ जाएगा किसके टी के स्क्वायर के। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो यहाँ पे टी बराबर आ जाएगा किसके अंडर रूट। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ स्टूडेंट, क्या आ रहा है जरा चेक करता हूँ। सो यहाँ मैंने कैलकुलेट करा तो टाइम निकल के आया इसका, देखें पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 17.825, इसका रूट लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 4.22 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट ये तो आ गया T2, क्या आ गया T2, यहां से लेके यहां तक जाने में लगा इसको टाइम T1, और यहां से वापस ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा दैट इज T2। अब हमें तो चाहिए टोटल टाइम, तो अब हम यहां से पैकेट ड्रॉप हुआ तो अब इसे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, तो पहले तो ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, तो दोनों टाइम को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो यहां से मैंने यही किया फॉर टोटल टाइम T1 प्लस का T2 किया, T1 आया था 1.224 और T2 आया था 4.22, ऐड किया आंसर आ गया। तो ये हमने लिख दिया था टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द ग्राउंड इज 5.444 सेकेंड्स। आई होप ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है। ये है कि थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है इसके, थोड़ा स्टेप ज्यादा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आए जरा स्टूडेंट अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 2, बड़ी आसान प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आए जरा इसको करते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में बताया जा रहा है स्टूडेंट दो टग बोर्ड्स हैं और ये दोनों टग बोर्ड्स इस शिप को खींच रही हैं, सही है ना। आपको पता है टग बोर्ड का इस्तेमाल किया ही जाता है, छोटी होती है बोर्ड लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बड़ी शिप को खींच सके। स्टूडेंट ये वाली जो टग बोर्ड है ये फोर्स लगा रही है 6000 न्यूटन की, और ये वाली टग बोर्ड भी स्टूडेंट लगा रही है सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स दैट इज 6000। यही बताया जा रहा है ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। चले भाई, अब बताया जा रहा है इन दोनों रोप्स, ये दोनों रोप्स हैं और इन दोनों रोप्स के दरमियान बनने वाला एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री। हम भी बहुत खुश हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इस शिप पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है। सिंपल सी बात है, जब एक से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं तो उनका कुछ रिजल्ट निकलेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा वो हमें बताना है कि इस शिप पर कितनी फोर्स लगी होगी। क्या आपको लगता है इस शिप पे 6000 न्यूटन की ही फोर्स लग रही होगी, तो आप गलत है। अब सुनिएगा कहानी को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट, एक वेक्टर है F1 और एक सेम वेक्टर इसी डायरेक्शन के अंदर F2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन की लगा रहा है और ये जो लगा रहा है वो भी 6 न्यूटन की लगा रहा है, तो अब मुझे बताएं रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो आप फौरन जवाब दे देंगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के वेक्टर को ऐड कर देंगे 6 और 6 12। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है उसमें, यहाँ ये किसी एक एंगल पे लग रही है दोनों, समझे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा गौर किया उसमें, गौर करना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगी बात। स्टूडेंट थोड़ा गौर ये किया तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पैरेलल शिफ्ट। तो मैंने इस F2 वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, इस F1 वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, तो मुझे पता चला ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और इसके अंदर एक फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ था, हमने करा था कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो पैरेललोग्राम वाला रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो डेटा क्या बनेगा, डेटा बनेगा F1 पहले वाली रोप की फोर्स, F2 दूसरी वाली, लेकिन दोनों बराबर है तो हम F कह देंगे।
तो ये आ गई 6000 न्यूटन। एंगल कितना है 60 डिग्री और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना। ये है डेटा, आसान सा डेटा। चले भाई सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसको, रिजल्टेंट वेक्टर वाले फॉर्मूले को, और वो क्या था, अंडर रूट, क्या था, अंडर रूट F1 का स्क्वायर, हम अपनी कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड cos थीटा। उसमें याद रखिएगा जो यहाँ एंगल आता है ना थीटा, वो याद रखिएगा वो किसके दरमियान होता है, F1 और F2 के दरमियान वाला एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो यहां देखें F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, दैट वाई मैंने उसको थीटा कहा है। आगे जरा देखना उसमें, तो यहां से FR जो है वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट F1 कितना है दैट इज 6। चलिए मैं ऐसा करता हूं F ही लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1, चले यहाँ पे ये F इंटू कॉस थीटा। चले भाई FR बराबर आ जाएगा किसके, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, और F कितने बराबर है 6000 के, तो ये आ जाएगा 6000 और इसका स्क्वायर, एक और एक दो, और F स्क्वायर है तो F की वैल्यू और इसका स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कितना हो जाएगा F स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 6000 का स्क्वायर एंड कॉस एंगल कितना है दैट इज 60 डिग्री। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, जरा इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। आप सबके पास कैलकुलेटर तो होगा साइंटिफिक, तो रूट लेंगे और वैल्यू को डालेंगे। तो आए जरा डाल के देखते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले रूट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 का स्क्वायर एंड कॉस 60 डिग्री। तो वैल्यू निकल के आ गए स्टूडेंट्स 10392.30। तो यहां जाके उसने हमारी वैल्यू हो गई कैलकुलेट, और यहां जाके न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मुझे पता है कितना मुश्किल काम है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो आया बढ़ते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 3। बड़ा ये आसान, बड़ा ये इजी है। आए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट इस सवाल में जो आपके सामने शो भी हो रहा होगा, इस सवाल में बताया जा रहा है कि ये कार है और जो रुकी हुई है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और जब भी हमें पता है कि गाड़ी कभी भी स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि जो गाड़ी स्टार्ट हुई और मूव करते हुए जा रही है, और वो बता रहे हैं कि वो जो गाड़ी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आसान जबान में अगर आपको समझाऊं तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ नीचे आता है, एंड दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड, सुनिएगा बात को बहुत ध्यान से, पहले सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी 9.8, लेकिन दूसरे सेकंड के अंदर वेलोसिटी 9.8 नहीं होगी, 9.8 का डबल हो जाएगी, दैट विल बी 19.6, और तीसरे सेकंड में जो वेलोसिटी है उसमें 9.8 फिर से ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हर सेकंड वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ेगी, हर सेकंड वेलोसिटी में 9.8 का इजाफा होता जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी विद कांस्टेंट मतलब विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, समझे। तो यहां पे जरा सुनिएगा स्टूडेंट्स, आगे उसने क्या बोला, आगे वो मांग क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। उसने हमें बताई क्या बात, उसने बताई कि वो जो कार है ना, जो उसका 5वां सेकंड, 5th सेकंड, सुनिएगा बात को, 5th सेकंड का मतलब क्या है,
ठीक है स्टूडेंट, इसने गाड़ी स्टार्ट हुई, पहला सेकंड गुजर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन वो हमें बता क्या रहा है, हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने 5वें सेकंड के अंदर, ये कहलाएगा 5th सेकंड, 4 से 5 तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसने बताया 36 मीटर का। इसको मैं S5 नहीं कहता, इसको मैं कह देता हूं S प्राइम, S प्राइम कहते हैं, सही है ना। चले, और इसको मैं कह देता हूं S5। चले चले भाई स्टूडेंट, तो उसने हमें बताया कि उस गाड़ी ने, उस कार ने 5वें सेकंड के अंदर 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब स्टूडेंट्स मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है, डिमांड ये है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि आप लोग हमें एक्सेलरेशन निकाल के दो, इस गाड़ी की एक्सेलरेशन निकाल के दो। और दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि इसने पूरे 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो बताएं कितना मुश्किल न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, डेटा बनाते हैं। पहले उसने बताया हमारा, पहले उसने बताया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड कितना कवर किया, दैट इज, इसको हम कह देते हैं S प्राइम, एंड दैट इज 36 मीटर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब उसने आगे क्या बताया, आगे उसने बताया हमें कि उसने बहाव में पता चला कि उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। और हमसे मांग क्या रहा है, पहला पार्ट हमसे मांग रहा है बताओ उस गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, और दूसरा पार्ट में वो हमसे मांग रहा है S5, बताओ कि डिस्टेंस 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। तो डेटा कंप्लीट, खुश हो गए। आए जरा सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो ना। चलें स्टूडेंट, सुनिएगा बात। मुझे एक बंदे ने बताया कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10, कितना है 10, सपोज कर लें 10 है, मान रहा हूं बस 10 मीटर का डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक मतलब गाड़ी ने 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो सपोज कर लें 5 है। तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उसने 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 10 है, और जो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5 है। तो बताओ इस सेकंड में, इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आप क्या करेंगे, जो उसने 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप इस वाले डिस्टेंस में थे, इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। यहां से लेके यहां तक क्या होगा, 4 सेकंड का डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो हम भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमें तो पता ही है 36 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे S5। क्या निकालेंगे, S5। तो यहां लिख देता हूं, फॉर S5 के लिए काम करेंगे। अब S5 के लिए हम किसके लिए यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी वजह तो बता दे हमारे को। तो बिल्कुल बता देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल वेलोसिटी आ रही है और सवाल में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, कट गई। थर्ड वाले में भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है, तो ये भी क्या हो गई, कट गई। तो बची कौन सी, सेकंड। तो इसी को यूज करेंगे। चले भाई, आई होप यहां तक की बात भी क्लियर। जल्दी करते हैं हम। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमें नहीं पता, इसको हम S5 कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम T प्लस हाफ, टाइम कितना है, टाइम क्या है 5 होगा क्योंकि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम कितना आ गया 5। ए हमें नहीं पता और टाइम हमारा कितना है, दैट इज 5। तो S5 क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 5 0, खत्म। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
और 25 को 2 से डिवाइड करें, हाफ कर दें, तो 25 का हाफ कितना होता है, दैट इज 12.5, और ये ए है तो ये आ जाएगा 8। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को एकदम क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे S4। किसको यूज करेंगे, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चले भाई, क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहां पे हमारा S कौन सा है, S4। VI कितना है, दैट इज 0, टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस हाफ ए हमें नहीं पता, टाइम कितना लगा, दैट इज 4, और इसका स्क्वायर 0 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 4 का 0, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ए भी है तो ये आ जाएगा 8a। तो ये हमारे पास क्या गया, ऑब्जेक्ट ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे क्या करें सर, सिंपल सी बात, वही वाला काम जो मैंने आपको बताया, आइए जरा यहां करते हैं। स्टूडेंट यहां पे हम क्या निकालेंगे, हमें पता है तो यहां पे हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे पहले पार्ट के लिए काम करेंगे, पहले पार्ट के लिए फॉर ए, ऐसे रिलेशन के लिए काम करने जा रहा हूं स्टूडेंट, सुनते जाइएगा। मैंने आपको क्या बताया कि S5 में से S4 को माइनस करेंगे, S5 में से S4 को माइनस करेंगे, तो जरा चेक करिएगा, S5 कितना आ गया 12.5a, माइनस का S4 कितना आ गया 8a, और मैंने आपको बताया कि S5 माइनस का S4 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो वह S प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो यहां देखें जरा, S प्राइम इज इक्वल टू 12.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5a, और ये S प्राइम किसके बराबर है 36 के, तो ये आ जाएगा 36, 4.5 के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन जरा कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले भाई, अब दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था S5। चले भाई, S5 के लिए यूज किसको करेंगे, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुट A इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा, S5 इज इक्वल टू 12.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहां से S5 कितना निकल जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये आसान सा न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आए जरा पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए हमें यह बात को साबित करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है उसमें। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा और कंसीडर किया दो ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें वन ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों एंगल का सम करें, 60 और 30 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90। और आपको पता है जिन दो एंगल का सम 90 आता है तो उन एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हियर 60 एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल पर रेंज निकालेंगे। तो रेंज एट 30 डिग्री, जिसको मैंने R1 कहा हुआ है, फॉर्मूला याद रखिएगा V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला ही आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा, 30 टू 60 और साइन 60 पे कितना होता है √3 डिवाइड बाय 2।
इसी तरीके से सेम फॉर्मूला 60 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह पे, 60 टू द 120 और 120 में कितना होता है √3 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से R1 और R2 की वैल्यू बराबर आ गई, क्योंकि आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सही है, और जी ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि हैंस शोन रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, सही है। तो यहां जाके हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। लेकिन शर्त क्या है, शर्त याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, सही है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंड इनिशियल वेलोसिटी फॉर बोथ इज v0। अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों को एक ही वेलोसिटी से थ्रो किया जाएगा तो याद रखिएगा उनकी जो रेंज होगी एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा बराबर होगी। यहां जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होगा। सो यहां आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 आ चुकी है। तो इसमें लिखा हुआ है एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहां आसान सी बात कह रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल होगा जब उस एंगल पर रेंज प्रोजेक्टाइल की और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम हो जाए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है इसके ऊपर। तो आइए जरा निकाल के देखते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर ये होगा। तो मैं आपको सिचुएशन को थोड़ा समझाना चाहता हूं, तो जरा देख लीजिएगा। सिचुएशन बहुत आसान है स्टूडेंट। आपको पता है आप किसी एक खास एंगल के ऊपर आप बॉल को थ्रो करेंगे, वो एंगल हमें नहीं पता, वो एंगल थीटा है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसे हम कहते हैं रेंज। हम क्या कहते हैं उसे? रेंज कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। अब वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसपे इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। तो बड़ा ही खास एंगल होगा स्टूडेंट वो। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखे, डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहते हैं डेटा तो लिख दीजिएगा डेटा इज इक्वल और थीटा में निकालना बस, और कुछ दिया हुआ नहीं। और दिया हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, हमें बताया जा रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम आर कहते हैं, बिकम्स इक्वल, इक्वल का मतलब होता है इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाए? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टूडेंट मैक्सिमम नहीं लिखेगा वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के ही बराबर आएगा। सही, क्लियर है? चले भाई, रेंज का फॉर्मूला शो करवा देता हूं। रेंज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। और एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 जी। आई होप यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते चले। स्टूडेंट बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, वैसे न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन है। चले भाई, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आर की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 जी। चले भाई, जी से जी क्या हो गया? कैंसल। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, साइन 2 थीटा बराबर होता है किसके? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। क्लियर हुई बात? तो अब जरा चेक करिएगा, साइन 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और राइट साइड पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक की बात क्लियर। एक साइन से ये एक साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा स्टूडेंट, इस 2 को उधर भेजे, 2 2 क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा 4, और cos थीटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके
साइन थीटा से डिवाइड होगा। अब आपके जहन में फौरन ख्याल आएगा, पता है क्या आएगा? आप बोलेंगे सर आप कॉस को इधर क्यों लाए, साइन को भी तो ले जा सकते थे। इसकी वजह है स्टूडेंट, वजह क्या है? क्योंकि स्टूडेंट मुझे यहां बनाना है टेन थीटा। क्या बनाना है? टेन थीटा। और मैं जानता हूं टेन थीटा बराबर होता है किसके? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा। और ये बराबर किसके आएगा? 4 के। और मुझे तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेन इनवर्स 4 के बराबर। और टेन इनवर्स 4 अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू लगभग 76 डिग्री आएगी। मैं भी चेक कर लेता हूं क्योंकि मुझे याद है इसका आंसर। तो टेन इनवर्स 4 75.96 के बराबर आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो 76 आ जाएगा। सही है ना? राउंड ऑफ होने के बाद 76 आ जाएगा। और यहां जाके स्टूडेंट ये हो गया न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कंप्लीट। तो बताएं कितना मुश्किल है? बताएं, बहुत आसान था। अब आखिरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, आए जरा उसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 6, मतलब प्रॉब्लम नंबर 6। लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की और बेहद आसान है। इसमें लिखा हुआ है एक मार्टर शेल है जिसने फायर्ड किया ग्राउंड लेवल से, और टारगेट जो है ना, उसका टारगेट वो उससे 500 मीटर दूर है। स्टूडेंट आपको क्या लगता है ये क्या दिया उसने? तो आप फौरन कहेंगे सर यहां से वो फायर करेगा और उसका टारगेट यहां से 500 मीटर दूर। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल को तो हम कहते हैं रेंज। इसका मतलब वो हमें रेंज दे रहा है उसने। तो रेंज हमें कितनी दे रहा है? वो रेंज हमें दे रहा है 500 मीटर। 500 मीटर हमें दे रहा है और बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं वी नॉट। और हमसे मांग रहा है लॉन्च एंगल, मतलब थीटा हमसे मांग रहा है। हो गया डेटा, बताएं कितना मुश्किल काम है। अब सिंपल सी बात है, रेंज का जिक्र आया है तो रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला तो हमने काफी दफा इस्तेमाल कर लिया, और वो किसके बराबर होता है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी। चले भाई, बेहतरीन हो गई कहानी एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आर कितना दिया हुआ है? दैट इज 500। तो आर की जगह पे हम लिख देंगे 500। जी कितना है? दैट इज 9.8 इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट कितना है? दैट इज 90। तो ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर एंड बचा साइन 2 थीटा। अब जरा इनको सॉल्व कर लेता हूं मैं। हाथ क्या सॉल्व कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ जाएगा 4900। कितना आ जाएगा? 4900। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 90 का स्टूडेंट स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8100 एंड ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमें तो सिर्फ थीटा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, साइन को इधर भेज देंगे। तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स। इसको जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 4900 डिवाइडेड बाय 8100, तो आंसर आ जाएगा 0.0604। क्लियर? तो मैं इसका इनवर्स निकाल देता हूं। तो साइन इनवर्स तो ये आ जाएगा 37.2, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 थीटा के। और साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 37.224। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो थीटा बराबर आ जाएगा 37.224 को डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 18.612 और डिग्री लगा देंगे। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। और यहां जाके स्टूडेंट हमने लॉन्च एंगल को कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट यहां जाके ये न्यूमेरिकल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने बुक के अंदर इसका आंसर देखा तो वो डिफरेंट आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, बुक में आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो आप हमें ये भी बताते हैं, क्लियर कर दें कि ये बुक वाला आंसर सही है या ये वाला। तो स्टूडेंट ये आंसर भी 100% करेक्ट है,
और बुक में जो आंसर गिवन है वो भी 100% करेक्ट है। अब स्टूडेंट अब अगर आप बुक को देखें तो बुक वाला आंसर अगर आप देखें यहां तक मैं अगर करता हूं तो ये सही है, 100% करेक्ट है। लेकिन अब बुक में दिया हुआ है तो मुझे वो भी आपको दिखाना चाहिए कैसे आया, तो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा स्टेप करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने बताया था कि ऐसे दो एंगल पर रेंज सेम होती है, तो जो रेंज है ना 500 मीटर, ये दो एंगल पे सेम हो सकती है। कौन कौन से स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। और आपको पता है अब हम फॉर द रिक्वायर्ड एंगल थीटा, फॉर द रिक्वायर्ड एंगल फाई, हमें फाई निकालना है स्टूडेंट। तो यहां पे क्या होगा, हमें पता है 90 डिग्री बराबर आएगा किसके? थीटा प्लस के फाई के। एक तो ये एंगल आ गया और एक एंगल कौन सा होगा? फाई होगा। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। अब हमें थीटा तो पता है तो इसको उधर भेज दें, तो फाई किसके बराबर आ जाएगा? फाई बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। थीटा कितना है? 18.612, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 71.4, लगभग इतनी आएगी स्टूडेंट। हाँ सही है, 388 आ रही है, राउंड ऑफ करेंगे तो 71.4 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है वो आपके बुक में गिवन है। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो आप बेहतर ये होगा, मेरी ये सजेशन है कि आप जब पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या करें, दोनों एंगल निकाल लें, दोनों एंगल। अब उसको जो अच्छा लगे वो सही है, तो आप क्या करिएगा, दोनों एंगल लाजमी निकाल के दिखा दीजिए और आप ये काम कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आज की वीडियो में कराए वो एकदम आपको क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।